जेके आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:36 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से शुरुआत होती है, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। एक एक करके खबरें आप तक पहुंचेंगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। आज कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट में तब्दीली होगी। आज जम्मू कश्मीर की खबरें बाद में आपके सामने लाएंगे। कुछ बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर बड़ी खबरें हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको दिखाना और बताना ज़रूरी है। और मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, चूँकि पिछले 24 घंटों में गज़ा के अंदर या अरब ममालिक में हुआ और इजराइल के जो बयान आए हैं, अमरीकी दबाव के बावजूद भी किसी किस्म से ये माना जाए कि शायद तशद्दुद कम होगा, ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ दीगर कुछ ममालिक से भी खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। कौमी सतह पर कुछ आज और कल जो बड़ी डेवलपमेंट्स रहने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। बात संसद की होगी, ऐवान की कार्रवाई की होगी, क्योंकि आज चूंकि कल से फिर से छुट्टी है 2 दिन, लेकिन उससे पहले आज आप देखेंगे जब तक पीर को फिर से ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी तो 90वें दिन क्या कुछ रहा, लेकिन आज 10वां दिन भी शायद हंगामे की नजर हो जाए। मुमकिन है कि आज हंगामे के बीच जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया उसमें कई और लोगों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस पर मुकम्मल तफसीलात थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, बात उन लोगों की भी करेंगे जो परेशानी से गुजर रहे हैं, बिलखुसूस उन बच्चों की, उन तलबा की जो इस वक्त इंतजामिया की आपसी रसाकशी के दरमियान फंसे हुए हैं और कई तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। क्यों ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ऑफिशियल वर्जन भी आपके सामने कोशिश रहेगी कि रखेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आज कॉल्स भी लेने की कोशिश होगी, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज दिसंबर की 15 तारीख है, आप सब जानते हैं, और जुमे का दिन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तासुरात जैसा भी हो, प्रोग्राम कैसा लगता है उस ताल्लुक से आप अपनी बात रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने, और जुमे के रोज 15 तारीख क्या बताती है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो अहम तरीन वाक़यात होते हैं वो हमारी तरजीहात में शामिल हैं, आपके सामने प्रोग्राम के आगाज में रखें। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तकसीम हिंद के बाद 2 सियासी जमातों में मुनक़सिम करने का फैसला आज ही के दिन हुआ था, 15 दिसंबर को। और इसमें एक मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के अंदर काम करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहलाती है, और एक इसका हिस्सा इंडिया के अंदर रह गया। उससे पहले चूंकि एक मुल्क था और एक ही ये तंजीम पूरे बरसगीर भारत पाकिस्तान के अंदर काम करती थी, या जनूबी एशिया के अंदर ये सबसे बड़ी तंजीमों में से एक थी। 1256 में मंगोल हमलावर हलाकू खान ने आज ही के दिन 1256 में दिसंबर की 15 तारीख को अलबूत ईरान पर हशशीन का तसल्लुत खत्म किया, और यह हमला भी आज के दिन हुआ। मंगोल की तरफ से पहला कोई हमलावर था हलाकू खान, जिसने आज के दिन ईरान के साथ जुड़े लोग या फिर हशशीन का तसल्लुत जो था उसको खत्म करने का इरादा किया, और आज के दिन जंग हुई। 1749 में साहू जी की मौत हुई। शिवाजी महाराज के पोते थे, आज उनकी भी बरसी है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा तकरीबात होती हैं। साल 1950 में मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंतकाल आज ही के दिन हुआ, 15 दिसंबर 1950 को, और आज मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म की बरसी है। 1950 में मुल्क के अंदर प्लानिंग कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, आज ही के दिन। 1918 में अमेरिकन जूइश कांग्रेस का पहला इजलास आज के दिन मुनक्किद हुआ। साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुआहदे के तहत उड़ीसा और कटक कंपनी की हुक्मरानी में आज के दिन आए, यानी जो विदेशी कंपनी थी या जो बैरूनी ये जो एजेंसियां थी उनमें से सबसे बड़ी कंपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बरसों तक हिंदुस्तान पर राज किया, इसके तहत उड़ीसा और कटक कंपनी की जो हुक्मरानी थी वो इन दोनों के दरमियान इस दायरे में आकर काम आज से करना शुरू हुआ। साल 1072 में आज ही के दिन सल्जूक डायनेस्टी के जो हुक्मरान थे सुल्तान अलपरसलान, इनको आज के दिन एक बागी ने कत्ल कर दिया, और तवील मुद्दत तक सल्जूक खानदान की, सल्जूक जो डायनेस्टी थी, सल्तनत थी, आप कह सकते हैं कि उसने काम किया या हुक्मरानी की। लेकिन 1072 में आज का दिन इस खानदान के लिए या सल्जूक डायनेस्टी के लिए अच्छा नहीं था, जब इनके एक मेंबर, इनके एक रुकन, इनके एक सुल्तान अलपरसलान को एक बागी ने कत्ल कर दिया। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी है। तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों से होगी। सबसे पहले बात आज कौमी सतह की खबरों की करेंगे, और आपके सामने डिटेल्स या तफसीलात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है गज़ा के अंदर और दाएं बाएं, वो रोज़ाना इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक डिटेल्स पहुँचती हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, मुल्क के बाकी हिस्सों में या पड़ोसी रियासतों में क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन होती है। लेकिन आज सबसे पहले बात ज़रा उस मामले की करते हैं जिस पर खूब सियासत उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, ईदगाह का वो मसला।
जहां पर शाही मस्जिद भी एक मंदिर के साथ मुंसलिक है और ज़मीनी तनाज़ा इतना अब खतरनाक साबित हो रहा है कि जहां पर मामला अदालत तक पहुंच गया। और कृष्ण जन्मभूमि जो लैंड डिस्प्यूट केस है, मथुरा शाही ईदगाह जिसको आप कहते हैं, उसका रास्ता जो सर्वे करने का था वो हमवार हो गया है। यानी अब शायद आप बहुत जल्द देखेंगे कि 18 तारीख को जब अगली समाअत होगी, उससे पहले ये मामला जो तूल पकड़ रहा था उस पर लगभग एक तरह से मोहर लग गई, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मथुरा में जो शाही ईदगाह है, शाही ईदगाह मस्जिद है, इसके अहाते का सर्वे कराए जाने की मंजूरी दे दी है। अब जो मुस्लिम फरीक है उसने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है, फैसला किया है। दूसरा, शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं और वकील तनवीर अहमद, उन्होंने जो बात करते हुए तस्दीक की है कि कमेटी जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी तरीकाकार मुमकिन होगा वो इख्तियार करेंगे। साथ ही मुस्लिम फरीक के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला, जिसको पेश नजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्जुमान हैं कासिम रसूल इलियास, इनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने भी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को हर कानूनी मदद फराहम की जाएगी। यानी बोर्ड भी यहां पर तमाम तरह की तैयारियां करके खड़ा है, अगर मामला ऊपरी अदालत में जाता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। साथ ही कासिम रसूल इलियास की तरफ से भी कहा गया कि 1991 में बाबरी मस्जिद तनाज़े के दौरान मरकजी हुकूमत ने ऐसे सभी तनाज़ात से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के मकसद से इबादत गाहों के मुतल्लिक एक जो कानून पास किया था और उसमें कहा गया था कि इबादत गाहों की हालत ठीक वैसी रहेगी जैसी 1947 में थी। उम्मीद थी कि इसके बाद कोई टकराव पैदा नहीं होगा, ताहम जिन अनासिर को मुल्क के अमन व अमान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जो हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा करके अपना सियासी मफाद हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ये याद दिलाना भी आपको जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जुमेरात को फैसला सुनाया, इसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे जो शाही ईदगाह अहाता है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी अदालत की निगरानी में सर्वे कराने का मुतालबा जो है, इस पर मबनी अर्जी मंजूर कर ली है और इस सर्वे की निगरानी के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की तकर्री पर इत्तफाक जाहिर किया है। लेकिन एडवोकेट कौन होगा, कितनी मेंबर्स की टीम होगी, ASI की तरफ से कौन इसमें रुकन होगा, यह भी साफ होना बाकी है। शाही मस्जिद अहाते के बारे में अर्जी दहिंदगान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि ऐसे इशारे मिले हैं जो बताते हैं कि कभी एक यहाँ पर हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है, जबकि मुस्लिम फरीक या उलमा जो है वो आज इस पर बयान देते हुए ये नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। चूंकि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी आप देखेंगे तो मस्जिद उस मकाम पर बिल्कुल तामीर नहीं की जा सकती जो गैर कानूनी है, या अगर कहीं पर ज़मीन का तनाज़ा है, इस तरह के मामले पर फिलहाल जो है वो दोनों तरफ से बात आगे तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सर्वे पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। जस्टिस मिंग कुमार जैन की तरफ से अदालत में अब कहा गया कि 18 दिसंबर को आइंदा समाअत होगी, सर्वे के तौर तरीकों पर बहस की जाएगी। सर्वे होगा, ये रास्ता साफ हो गया है। अब जाकर ज्ञानवापी के बाद ये दूसरा सर्वे पिछले 7-8 महीनों के दौरान इस तरह की किसी अहाते का, किसी मस्जिद का जहां पर मंदिर मस्जिद मामला था या इस तरह का कोई तनाजा खड़ा हुआ था, उस पर होगा। लेकिन तरीकाकार क्या रहेगा, इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, टीम का मेंबर कौन होगा, एडवोकेट ASI की तरफ से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी टीम का कौन होगा, दोनों तरफ से वकला हैं, कौन कहां पर जाएगा, ये सारी चीजें। अगरचे इस बात पर इत्तफाक अभी तक मुस्लिम फरीक ने नहीं किया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन मुमकिन है कि 18 तारीख को जो गाइडलाइंस हैं, पैरामीटर्स हैं, तौर तरीका है और शायद एक मुकर्ररा मुद्दत जिसके अंदर सर्वे को कंप्लीट करना होगा वो भी सामने आ जाए। इस मामले पर काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, और इस पर बयानबाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो 8 या 7 महीनों के दौरान ज्ञानवापी मामले के बाद जो तनाज़ा था, जिस मस्जिद का सर्वे किया गया, अभी बहुत सारी चीजें अदालतों में हैं, उस पर हतमी फैसला होना है। दूसरा केस भी ओपन हो गया है और शाही ईदगाह जिसको लेकर पहले से ही कई तरह के तबसरे किए जा रहे थे कि इसके साथ जुड़ी हुई जो मस्जिद है, हिंदू फरीक ये मानता रहा कि यहाँ पर मंदिर था, ऐसे इशारे मिलते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं यहाँ पर अलामती जिनसे जाहिर होता है कि मंदिर यहाँ पर कई बरस पहले रहा है, जबकि मुस्लिम फरीक सीधे तौर पर दलील देता हुआ नजर आ रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब इस पर लड़ने का फैसला किया और अब मुस्लिम फरीक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सपोर्ट इस केस में करेगा, खुले दिल से वो भी सामने आ गया है। ये तो एक मामला था, लेकिन श्रीनगर स्टूडियो चलेंगे, इसी तरह का एक और मामला सैयद तजम्मुल, जो कि उस रियासत से जो काफी सुर्खियों में वज़ीर आला के बनने के बाद या फिर नई हुकूमत के बाद बनी है, यानी एक बार फिर से उस खित्ते के अंदर जिसको रियासत आसाम कहते हैं,
ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं जहां पर मदारिस एक बार फिर से सुर्खियों में है और हुकूमती सतह पर एक बड़ा फैसला सैयद तजम्मुल लिया गया है। तफसीलात बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान का आप तक सलाम पहुंचे। और कड़ाके की सर्दी में आज भी श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाके इस वक्त हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं दूसरी खबर के साथ कि आसाम के शहर में अब मदरसों के नाम जो है वो तब्दील किए जा चुके हैं, क्योंकि मुतल्लिका वजीर जो है, वजीर तालीम जो है, उनके मुताबिक मसाबकत रखने के लिए और आसाम के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मिजाज रखने के लिए जो मदरसों के नाम है उन्हें तब्दील किया जा चुका है। हालांकि मुल्क भर में इस तरह की एक लहर है इस वक्त जहां मदरसों के नाम तब्दील किए जाते हैं। यहाँ आसाम हुकूमत की मदारिस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। 1281 मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील किया गया। अब 1200 स्कूल ऐसे हैं जो मिडिल इंग्लिश स्कूल कहलाएंगे और ये आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर ने हुक्मनामा जारी कर दिया और इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया ताकि यूनिफॉर्मली और इंक्लूसिवली जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मुतारिफ किया जाए। इसी तरह में अगर 1281 मदरसे ऐसे हैं जो स्टेट में मौजूद थे और उन्हें रिनेम कर दिया गया और मिडिल इंग्लिश नेम के नाम से अब ये स्कूल आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मिस्टर पेगो जो कि वजीर तालीम है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर आसाम में जो 1221 के करीब मदरसे हैं जिन्हें एमई स्कूल्स का नाम दिया गया है और नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। उन्होंने एक्स पे जाकर मिस्टर पेगो ने इस खबर की तस्दीक कर दी। हालांकि ये फैसला जब आया तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं हिमांता बिस्वा और शर्मा जो पहले भी इस बात का इंदिया दे चुके थे कि इरादा स्कूलों को बंद करने का नहीं है बल्कि स्कूलों के नाम जो है वो तब्दील किए जाएंगे। और आसाम की जब आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने आखिरी साल में ये डिसाइड किया था कि स्टेट के टॉप लेवल जो मदरसे हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा नॉर्मल स्कूल्स में। यानी आसाम में जो मुख्तलिफ मदरसे काम करते हैं जहां पर इस्लामी तालीमात को मुकम्मल तौर पर आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब बताया जाता है कि ये जो असम के वजीर तालीम है या डायरेक्टरेट जो असम के हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, उन्होंने ओवरऑल जब कन्वर्जन किया तो इसमें यह देखने की बड़ी जरूरत है कि कश्मीर में, दिल्ली में और बाकी जगहों में जो मदारिस है कि आने वाले वक्त में इसी तरह का माहौल वहां भी देखा जा सकता है, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ने पहले ही 500 करोड़ रुपया जो है इन मदरसों पर खर्च किए हैं। और मदरसों पर पैसा खर्च करने के बाद जब आप दुनिया भर के मदरसों की बात करते हैं तो मरकजी हुकूमतों के गॉड चेंज होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी कई बार हमने देखा कि कई मदरसों की तफसीलात हासिल की गई, लेकिन आसाम के वज़ीर तालीम ने तकरीबन 1200 से जायद मदरसे जो हैं उनके नाम अब मिडिल इंग्लिश स्कूल रखा जाएगा। और मिडिल इंग्लिश स्कूल का मतलब यह है कि इसको किसी जात के साथ, किसी नस्ल के साथ, किसी मजहब के साथ बराह रास्त जोड़ा नहीं जा सकता। और 500 करोड़ का रुपया जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में आसाम में इन मदरसों पर खर्च किया जा चुका है। यानी जब आप उत्तर प्रदेश और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में जाते हैं, शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से निकल कर जब आप मगरबी रियासतों का रुख करते हैं, साउथ इंडिया का रुख करते हैं, तो अरबिक स्कूल्स के नेचर के हिसाब से बड़ी तादाद में स्कूल वगैरह जो हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो कि बड़े अहम शोबे माने जाते थे और किसी वक्त में इनको मरकज की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर फंड्स का इजरा करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब इनके फंड्स तो वागुजार किए गए 500 करोड़ के करीब सिर्फ आसाम में एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि इस्लामी स्कूल्स थे, लेकिन अब इनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं। और तब्दीली का वाजिया मतलब है कि तालीम को तालीम के नजरिए से देखना है, तालीम को किसी मखसूस तबके के साथ, जात के साथ, रंग और नस्ल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यह फैसला इनफरादी हो सकता है, लेकिन जब आप इज्तिमायत में इसको देखते हैं तो दुनिया भर में या मुल्क हिंदुस्तान में जब जमहूरी तकाज़ों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मदरसे जो हैं वो शुमाली हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश और बाकी रियासतों में चलते हैं। और आते आते जब आप जम्मू कश्मीर आते हैं तो मदरसों की अच्छी खासी तादाद है। आसाम में वजीर तालीम और चीफ मिनिस्टर की मुदाखलत के बाद इन मदरसों के नाम तब्दील कर दिए गए। मिसाल के तौर पर मदरसे का नाम अलहुदा है, अब ये अलहुदा नहीं बल्कि ये मिडिल इंग्लिश स्कूल कहलाएगा, जिसमें आपको मुरवजा तालीम के साथ साथ आपको मॉडर्न ज़बानों के साथ मुंसलिक रखा जाएगा। हालांकि मॉडर्न तरीकों में जब तालीमी पॉलिसी को तब्दील किया गया और अब आते आते दुनिया भर में ये जो मदरसे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इनके अखराजात की लिस्ट भी आनी शुरू हुई, लेकिन शुमाली, मगरबी और जनूबी हिंदुस्तान के मुतअद्दिद ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इन मदरसों के नाम तब्दील होने के बाद इस पे रकूमात जो है खर्च करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा, लेकिन इनको मिडिल इंग्लिश स्कूल अब नाम दिया गया है। ये खबर है
जनूबी कश्मीर के और बाकी इलाकों में भी जो मदरसे हैं उनमें भी आने वाले वक्त में इस तरह का मामला छाया हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी मदरसों की अच्छी खासी तादाद है, दारुल उलूम की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। आसाम में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फराग दिलाना इमदाद जो है वो मरकजी सरकार जो है वो बराबर जारी रखेगी। इसमें दो चीजें क्लियर करते चलें। ये आसाम हुकूमत का जब फैसला है तो 1281 मदारिस आम स्कूलों में तब्दील हुए हैं, लेकिन जो करिकुलम है, जो सिलेबस है या कुरानी तालीम है, दीनी तालीम जिसको आप कहते हैं, वो भी साथ साथ चलता रहेगा, उस पर किसी तरीके से पाबंदी नहीं। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन का नारा दिया गया है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, तो उसमें बाकी सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। फिर अगर मदरसे के अंदर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स क्लास की तर्ज पर हो जैसे स्कूलों के अंदर, फिर वो मदरसा नहीं रहेगा दीनी एतबार से। तो इसी वजह से उनको जो है वो स्कूलों के तर्ज पर चलाने की कोशिश हुई है, लेकिन जो दीनी तालीम का सिलसिला है वो जारी रखने की इजाजत या उस पर काम कंटिन्यूटी में चलता रहेगा जैसे पहले इससे पहले काम चलता रहा है। ये तो दो बड़ी खबरें आपके सामने, जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ट्वीट भी साथ में हमने आपको दिखाया जो वज़ीर तालीम आसाम ने एक्स पर जो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि हुकूमती सतह पर यह हतमी फैसला हो गया है, जहां पर न सिर्फ तालीमी इदारों के अंदर आने वाले दिनों में क्या होगा बल्कि आज जो किया जा रहा है उसकी भी तस्दीक काबीना की मीटिंग के बाद जो मोहर लगी है उसके बाद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं ऐवान की कार्रवाई की। फटाफट से आपको ये बताएंगे कि पिछले 24 घंटे काफी खराब रहे हैं, वो इस एतबार से क्योंकि नई दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है एक रोज कबल सिक्योरिटी कोताही मामला जिस पर संगीन सवालात उठे या हुकूमत पर काफी इल्जामात आयद किए गए, उसमें कार्रवाई हुई है। और यह कार्रवाई न सिर्फ ऐवान के बाहर हुई बल्कि ऐवान के अंदर भी। एक तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी की जो खिलाफ वर्जी थी, जो 7वां शख्स था महेश, इस पर भी लोकसभा में दखल अंदाजी पर मुलव्विस होने का शुबा था। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मामला था इसमें कार्रवाई अब हुई है। ललित झा खुद ये शख्स जो अब तक मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का बताया जाता है, या जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ललित झा ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है, वो खुद पहुंचा है। और अब जाकर महेश या जो उसके बाकी साथी थे जिनमें नीलम और सागर नाम के 2 नौजवान हैं, उनसे भी ऑलरेडी पूछताछ चल रही थी, जिनको पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत के बाद 7 दिनों की जो रिमांड है पुलिस की वहां पर भेज दिया गया है। लेकिन ललित झा भी जो मास्टरमाइंड इसका बताया जाता है उसने भी खुद सुपुर्दगी कर दी है, मामला और आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस पर आप जानते हैं कि इसका अंजाम ऐवान के अंदर क्या हुआ। 14 अरकान पार्लियामेंट जिनमें एक राज्यसभा से डेरेक ओब्राइन, जो कल ही हमने आपको बताया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और आज जाकर उसके बाद जो शाम होते होते 14 में से 13 और लोगों के नाम सामने आए। इनमें 9 लोग शामिल हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे पर या फिर हंगामा आराई पर मुअत्तल करना पड़ा। और ये जो सबसे पहले उनके खिलाफ मोशन लाया गया वो मरकजी वजीर की तरफ से प्रहलाद जोशी यहां मौजूद थे, उन्होंने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें ऐवान के अंदर नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी के मामले पर हम भी हसास हैं। हम इस तरीके से जो टीएमसी के रुकन के खिलाफ या डेरेक ओब्राइन के खिलाफ हुआ, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं चाहते अपोजिशन, चूंकि अमित शाह की तरफ से पहले ही कहा गया था हंगामा आराई आप करें, लेकिन मामलात एक उनकी हसासियत को समझते हुए सारी चीजें डिस्कशन के साथ आगे बढ़नी चाहिए। अब जब ये 14 मेंबर्स हटाए गए हैं, इनमें डीएम के लीडर एसआर पार्थिबन हैं और 15 एमपीज टोटल ये बन जाते हैं, लेकिन उनकी मुअत्तली जो है वो वापस भी ली गई। सीपीआई के लीडर हैं, टीएमसी के लीडर हैं, डेरेक ओब्राइन के अलावा जितनी भी सस्पेंशन है, अपोजिशन के ये जो 9 लोग थे जो कांग्रेस के बिलखुसूस इन 14 में शामिल हैं, उनको पूरे ये सीजन अब जो 22 तारीख तक सेशन चलना है उससे मुअत्तल कर दिया गया है। लोकसभा के अंदर ज्यादा कार्रवाई हुई है और उसके बाद जाकर महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने बाहर पार्लियामेंट के एहतजाजी मुजाहिरा भी देखने को मिला, जहां पर इस नए कॉम्प्लेक्स को लेकर सवाल सिक्योरिटी पर उठे थे। तो इसी बीच हंगामे में इन 14 लोगों को मुअत्तल किया गया। बकिया सेशन में ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन हुकूमत की कार्रवाई पर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी का इतना ही हसास मामला है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में, डिस्कशन में जाकर सिक्योरिटी के इस हसास मामले पर जवाब दें, बल्कि ऐवान के अंदर वज़ीर दाखिला भी इस पर बात करें। लेकिन हुकूमती सतह पर एक तो फैसला ये, चूंकि ये कार्रवाई जो है वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से हुई है, दूसरी तरफ ऐवान के अंदर अब सिक्योरिटी फोर्सेज के मजीद दस्ते तैनात होंगे, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हिफाजत का जिम्मा जो है वो लोकसभा सेक्रेटरीट का भी होता है, वजारत दाखिला के साथ टाई अप करके मजीद यहाँ पर जो आपको अभी गार्ड्स नजर आते हैं, जितनी तैनाती नजर आती है उसको दुगना करने का फैसला लिया गया है। ये 2-3 बड़ी बातें। लेकिन आज 10वां दिन है ऐवान का, आज भी
हंगामे के आसार हैं। कल और परसों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है और उसके बाद जब तक पीर को फिर से ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी तो मुमकिन है कि आज 10वां दिन एक बार फिर से कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। लेकिन शायद कुछ और लोग भी इस हंगामे के बीच, क्योंकि इन 14 लोगों को जब सस्पेंड किया गया है तो बाकी 130-135 जो मेंबर्स हैं अपोजिशन के, इंडिया अलायंस के, वो तमाम लोग एहतिजाज बाहर भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर भी शायद ये मामला फिर से स्पीकर के सामने आज उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों पर चले। खबर जरा गजा से भी बता दें, क्योंकि पिछले 70 दिनों से गजा के अंदर जो कुछ है, सैयद तजम्मुल कोशिशें हो रही थी कि शायद सीज फायर के जरिए और यहां पर शांति बहाल करने या फिर किसी न तरीके से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश हो सकती थी, या फिर लोग वापस घरों तक आते थे। लेकिन इस मूड में अमेरिका की तनबीह और दबाव के बावजूद भी इसराइल नजर नहीं आता। अमेरिकी वज़ीर आज़म का बयान और उसके बयान के बाद जाकर 24 घंटों में दूसरा बयान सामने आता है डिफेंस मिनिस्टर का कि कुछ भी कर लें, ये जंग कई महीनों तक चलेगी। मरने वालों की तादाद 18,500 के पार और पिछले 24 घंटों के दौरान 180 से ज्यादा हलाकतें गजा के अंदर से तजम्मुल हो चुकी हैं। लेकिन जंग रोकने का या रोकने का तमाम वार्निंग्स और करारदादों और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों के बावजूद भी कोई भी दबाव फिलहाल आईडीएफ पर या इजरायली हुकूमत पर अभी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखें, जिस तरह से अमेरिका ने रोज अव्वल से ही इसमें मुदाखलत शुरू की थी और किसी वक्त में यह बयान भी दिया था कि फ़लस्तीनियों के मसाइल जो हैं वो इंसानी जावियों से देखने की ज़रूरत है, लेकिन गजा पट्टी और आसपास में जो हमास की जो हरकतें हैं उस पर पूरी तरह से उनकी नजरें हैं। लेकिन अमेरिका ने बैक टू बैक जिस तरह से इस जंग में शामिल होने न होने का सबूत वाज़िह तौर पर दिया, कई बार कंटेनर्स को, कई बार इंसानी वसाइल, फूड यानी राशन वगैरह पहुंचाने के लिए जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अमल आवरी पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की कोशिश की गई, लेकिन गजा की इस मौजूदा सूरत हाल में पूरी गजा पट्टी पर जो इस वक्त है शदीद बमबारी जारी है। हालांकि कई एक मौकों पर 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का सीज फायर तक हुआ, लेकिन गजा जंगबजी जो है वो किसी भी कीमत पर जो है फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेती है। इस्राएली वज़ीर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया और बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी वज़रा की तरफ से जो बयान जारी आए हैं उसमें किसी भी कीमत पर आपको लिबनान की सरहदों से लेकर मशरिकी वस्ता के दीगर ममालिक तक के ट्विटर तक ही ये बात महदूद हुई। लेकिन गजा की सूरत हाल के बीचों बीच में जब आप इंसानी जावियों की बात करते हैं तो 18,000 से ज्यादा जाने तलब होने के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में या बाकी इलाकों में भी इस सूरत हाल को वाज़िह तौर पर देखते हैं, कई बार स्टेटमेंट्स भी आए और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो भारत ने मुकम्मल तौर पर इंसानी जावियों को मद्देनजर रखते हुए मोदी हुकूमत ने वही किया जो तमाम इंसानी जावियों के असूलों के ऐन मुताबिक था, यानी जो फ़लस्तीन के आम शहरियों की हिलाकत है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक में जिस तरह से इंग्लिस्तान और उसके बाद फ्रांस, अमेरिका और बाकी ममालिक ने अपना रोल अदा किया और ऐसा लग रहा था कि शायद यकतरफा ये सारी बातें और स्टेटमेंट्स आते हैं। लेकिन चूंकि इस्राएली हुकूमत ने पहले ही कहा कि 2-3 दिन की ब्रेक का मतलब है कि जब आप सीज फायर का माहदा करते हैं तो उसमें उन्हें आगे चलने के रास्ते और हमवार होंगे। 2-3 दिनों में जंगी मशकें मुकम्मल हुई और तैयारियों के बाद जब पहला काफिला जब गजा पट्टी के नजदीक गया तो वहां पर फलस्तीनी अफवाज ने फायरिंग की और जिसके जद में इस्राएली फौजी कई एक जहां बैक हुए। जवाबी कार्रवाई में अगर आप मिट्टी के तोदों के मलबे तले अभी भी बड़ी तादाद में लाशें मौजूद है वहां पर, जिसमें ज्यादातर बच्चों की तादाद है और खाने पीने की जो कमियां हैं वो इस वक्त फलस्तीन, गजा और आसपास में देखी जा सकती है। लेकिन मशरकी ममालिक और एशिया के ममालिक ने जिस अंदाज से भी, जिस कदर से भी चाहा, एक तो सबसे बड़ी तवक्कुआत ये थी कि इसराइल में फौरी तौर पर जो सीज फायर का माहदा है उसको तौसी मिले और उसके बाद जो कम सिन बच्चे हैं, जो इंसानी हकूक की सरासर खिलाफ वर्जियां हैं कि जंगी मशकें जब आप मुकम्मल करते हैं, जंग के मैदान में जाते हैं तो जंगों के भी अपने अपने माहदे और उसूल होते हैं, लेकिन उसूलों को बाला ताक रखकर इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल और गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अभी तक ठहरने का कहीं पर नामो निशान तक नजर नहीं आता। लेकिन मशरकी ममालिक के साथ साथ मगरबी ममालिक और मिडिल ईस्ट के ममालिक ने लगातार अपीलें की। एक तो फौरी तौर पर जंगबंदी को शुरू किया जाना चाहिए जो दिनों के बाद हफ्तों में दाखिल होना चाहिए, जिसके बाद मौजूदा सूरत हाल पर इख्तियार जो है कई एक ममालिक का है, जिनमें अमेरिका बड़ा नंबर 1 पोजीशन पर है और उन्होंने बड़े भाई का रोल अदा किया इस पूरे जंग में। लेकिन जो कोशिशें उन्होंने की थी वो अभी तक रायगां होती नजर आई। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर वापस रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में ठिठुरती और कड़ाके के सर्दे में जम्मू कश्मीर में सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब आप मुतल्लिका ओहदेदारों से बातचीत करते हैं, मेट डिपार्टमेंट, वो कहते हैं कि ये महीना तकरीबन आखिरी पड़ाव तक
खुशक साली में ही गुजर जाएगा। और -6 डिग्री के आसपास रात बीत गई है जब आप शोपियान इलाके की बात करते हैं। पहाड़ी जिला शोपियान जो कि सर्द तरीन इलाका गुज़श्ता हफ्ते से लगातार नापा गया। इसी बीच में श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, गुरेज, करना, टेटवाल और अफरवट के ऊपरी इलाकों में -6 तक भी दर्जे हरारत जो है पहुंच चुका है। मैं आपको एक एक करके इन इलाकों की तस्वीर बताऊंगा कि किस इलाके में सर्दियां बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और इलाकों में सर्दियां जो है वो किस कदर है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शोपियान -6 डिग्री, पहलगाम -5 डिग्री, जुनूबी जिला पुलवामा -5.3, गुलमर्ग 5 डिग्री, अनंतनाग -5 डिग्री, बांडीपोरा 4.9, बारामूला 4.7, बड़गाम -4.5, शुमाली जिला कुपवाड़ा 4.2, गांधरबल थोड़ा सा गर्म है 3.9, काजीगुंड 3.8, कुलगाम -2.2, द्रास -1.6, द्रास में भी थोड़ा मिजाज जो है मौसम के थोड़े बदले हैं। लेह में -11 डिग्री है, कारगिल -8.8 डिग्री। अब आप सूरत हाल देखिएगा, जिला कलान की आमद से एक हफ्ता कबल ही वादी शदीद सर्दी की लपेट में है और 22 दिसंबर से जिला कलान जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाएगा। -5.4 डिग्री के साथ श्रीनगर में मौसम की एक और सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई। जीरी डल समेत कई आबी जखायर के किनारे मुंजमद हो गए हैं। पानी की सप्लाई लाइनें भी जारी है। श्रीनगर के रेजिडेंशियल क्वार्टर शानपोरा से कुछ लोग लिखते हैं कि इलाके में कल से पानी का नामो निशान नहीं है। पाइपें मुंजमद हुई हैं, जमने की वजह से यहाँ पानी की सप्लाई मुतासिर है। रही सही कसर कई इलाकों में अनशेड्यूल्ड कटलमेंट जो है बिजली सप्लाई का, उसकी वजह से जनजीवन बहुत हद तक मुतासिर हुआ। कश्मीर वादी शदीद सर्दी की लहर की जद में है और दौरान शब श्रीनगर में मौसम की एक और सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जबकि वादी भर में बुध और जुमेरात की दरमियानी रात कम से कम दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अंजुमन से बहुत ज्यादा नीचे गिराया है। यानी श्रीनगर शहर में तस्वीरें आप देख पाएंगे कि दिसंबर के महीने में हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी कहां हुई। गुरेज में हुई, अफरवट में हुई, गुलमर्ग के ऊपरी किनारों में हुई, यूसमर्ग, सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये जो खुशक साली है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मौजूदा वक्त में आज भी दोहरे और कोहरे की वजह से, धुंध और कोहरे की वजह से चलना फिरना दोबर हो गया है। सुबह 10 से 11 बजे तक डॉक्टरों ने अपना मेडिकल ओपिनियन भी जारी किया। मेरी कुछ देर पहले मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट से बातचीत हुई। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में डॉक्टर वसीम के मुताबिक बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को सुबह सुबह अपने घर से निकलने से पहले बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा, क्योंकि सर्दियों की शदीद लपेट में और गहरे धुंध में और कोहरे में जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता उन्हें आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला है तो उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा। गर्म मलबूसात में बच्चे जो है ट्यूशन सेंटरों का रुख करते हैं, लेकिन 11 बजे से पहले खुदा के लिए इन्हें अपने घरों के अंदर रखिएगा। जम्मू कश्मीर में इस तरह से एक और रात, सर्दतरीन रात श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई और -6.05 डिग्री जो है वो इस वक्त पहाड़ी जिला शोपियान में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के आसपास ही बड़ी तादाद में डॉक्टरों के क्लिनिक्स के बाहर बड़ी लंबी कतारों में आप बच्चों को खांसते हुए और उसके बाद चेस्ट कंजेशन में मुब्तला होते पाए हैं। ज्यादा वक्त जरूरत हो सके तो इन्हें अपने घरों के अंदर रखिएगा, क्योंकि एक तो घरों के अंदर आपके दर्जात में बेहतरी आएगी और बाहर चलकर ये किसी न किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। सर्दतरीन रात के बीच में एक और रात श्रीनगर में गुजर गई, लेकिन 22 दिसंबर 2023 से जिला कलान की आमद श्रीनगर में शुरू हो जाएगी। मारूफ कार्टूनिस्ट बशीर अहमद बशीर रकम तराज है, आज तहरीर करता है वो अपने मज़ाहिया कार्टून में। आज रकम तराज है जो श्रीनगर टाइम्स के फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं। वो चले कलान की आमद का इंतजार डल झील के किनारे पे कर रहे हैं और चले कलान का पुरतपाक इस्तकबाल जो है 22 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ये मौसमी सूरत हाल है और मौसमी सूरत हाल के बीच अब खबर जो है ज्यादा अच्छी नहीं है। वापस चलते हैं आसिफ के पास, क्योंकि महकमा सेहत के जो आंकड़े एक मोहलिक बीमारी के मुतल्लिक आ चुके हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन अब मोहलिक मर्ज कैंसर की भी बात करेंगे, क्योंकि हज़ारों ऐसे पेशेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से बाहर इलाज के लिए जाते थे और जब बात कीमियोथेरेपी की होती है तो इनके लिए क्या हमारे पास सेंटर्स हैं?
6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है कश्मीर में, बाकी 4 में क्या है, ये आदादुशुमार भी आपके सामने रखें। लेकिन 2 साल पहले कश्मीर में ये जो सरतान या कैंसर बीमारी थी, इसमें मुब्तला मरीजों की जो इब्तदाई मरहले में निशानदेही हो सकी थी और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी सेंटर कायम करने का ऐलान हुआ था। लेकिन अब तक सिर्फ 6 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी मराकज का कयाम मुमकिन हो सका है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ख्वाब अभी भी अधूरा है। 2 साल गुजर गए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कीमो मराकज का ख्वाब अभी भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आप जितने भी सेंटर्स बने हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 30 कैंसर पेशेंट्स इस वक्त जेर इलाज हैं। ये तो एक बात। इसके अलावा आप देखेंगे तो 6 अस्पतालों में 70 मरीजों का अब तक अंदराज सिर्फ हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 6 सेंटर्स नियर अबाउट 100 लोगों का इलाज हुआ है, जिनमें सिर्फ 3 मरीज केमोथेरेपी की सहूलत का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल बारामूला, हंदवारा, अनंतनाग को जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके साथ मुंसलिक किया गया है और यह अस्पताल भी कीमोथेरेपी सेंटर से महरूम है, जबकि जिला अस्पताल कुलगाम में भी अभी तक कीमोथेरेपी सेंटर कायम नहीं हो सका है। कश्मीर में हर साल 5000 से ज्यादा केसेस कैंसर मरीजों की जो निशानदेही न सिर्फ जो कैंसर पर नजर रखने वाले लोग हैं, माहिरीन हैं, बल्कि हुकूमत की भी कई बार नींदें उड़ गई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए इंकिशाफ हुआ और ये पता चला है कि किसी एक हिस्से के अंदर पूरे प्रोविंस में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से महकमा सेहत ने एक मरतबा फिर हर जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी सेंटरों का कयाम अमल में लाया है। जिले सतह पर ये जो कीमोथेरेपी सेंटर्स हैं इनमें सहूलियात जो है उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से भी मरीज कई बार मुल्क से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पर सोचते हैं। वस्ती कश्मीर में जिला अस्पताल बडगाम मेडिकल जो ब्लॉक है वहां पर भी ये फैसिलिटी रखी गई है, लेकिन 50,000 रुपए की जो कीमोथेरेपी है मुफ्त देने का फैसला हुआ। जनूबी कश्मीर के जिला अस्पताल पुलवामा में कीमोथेरेपी सेंटर में 10 माह के दौरान सिर्फ 28 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और 6 मरीज ही कीमोथेरेपी के लिए आते थे। ये बात भी साफ हो सकी है आदादोशुमार से। जब थोड़ा सा आप वस्ती और जनूबी कश्मीर से आगे जाते हैं, शुमाली कश्मीर में पता चलता है जहां पर जिला अस्पताल और जिला अस्पताल हंदवारा, चूंकि मेडिकल कॉलेज की शाख भी यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज चलता है और जिला अस्पताल के अंदर जो काम होना चाहिए था वो मेडिकल कॉलेज के सपोर्ट किया जाना चाहिए था, ये हुआ है, ये काम तो दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग कीमोथेरेपी सेंटर्स में अभी तक रजिस्टर हो सके हैं। अब अंदराज में इतनी कमी की क्या वजह है? क्या कहीं पर अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत थी, वो नहीं हो सका है, या फिर लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है कि अगर इस तरह की परेशानी आती है तो वो नॉर्थ और साउथ से जाकर श्रीनगर को फर्स्ट प्रायोरिटी बताते हैं, देते हैं और उसके बाद चंडीगढ़ या फिर बाकी रियासतों में जाने को वो तरजीह में रखते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस वक्त बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ एक चीज़ें, जब सर्दी का काफ़ी ज़्यादा जोर है, माइनस टेम्परेचर है, 6 के आसपास आज भी जा रहा है, तो इन सेंटर्स की या इन सहूलियात की ज़्यादा ज़रूरत आने वाले दिनों में पड़े और अल्लाह ना करे कि इन केसेस में अगर तेज़ी के साथ इजाफा होता है। ठंड एक फैक्टर तो नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू में कंपैरिजन के मुकाबले ज़्यादा केसेस हैं, तो उन केसेस को डील कैसे करना है इस पर मजीद अभी काम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से ये चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी था। लेकिन अब ज़रा खबर आपको बताएंगे, बात आज ज़रा करेंगे एनक्रोचमेंट के हवाले से। और आपको याद होगा कि सरकार ने एक कैंपेन शुरू की जिसमें कई लोगों ने बुलडोजर बाबा का इसको नाम दिया, कई लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई कहा, जिसमें सरकारी अराजी को खाली करने के लिए अहकाम जब सादिर किए गए तो अलग अलग जगहों पर पंजा चलता हुआ आपको नजर आया है। लेकिन एक आरटीआई के जरिए कुछ अहम तरीन आदाद शुमार आए हैं। इशफाक गौहर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन श्रीनगर सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, आज हुकूमती सतह पर जवाब दिया जा रहा है कि 4000 से जायद सेक्टर जो फॉरेस्ट लैंड है इस पर आज भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा है, तजावुजात बरकरार हैं और बेदखली की मुहिम अगरचे चली लेकिन तजावुजात खत्म नहीं हो सकी हैं। जम्मू कश्मीर का बेशतर रुकबा या तो पानियों के भंवर में है या जंगलात की अराजी है। जब आप जम्मू कश्मीर की जमीनात को नापते हैं तो बेशतर हिस्सा जो है वो पानी में है या उससे ज्यादा हिस्सा जो है वो जंगलात का रुकबा है। लेकिन जंगलात का रुकबा, इसका इस्तेमाल करने का हक और उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक जो आसपास में रिहाइश पजीर लोग हैं उसका दोहरा इस्तेमाल करते हैं। एक तो बालन या टिम्बर के लिए, दूसरा चरवाहने के लिए जो अपने भेड़ बकरियों को जंगलात का रुख कराते हैं। और ये जो जम्मू कश्मीर है ये टोपोग्राफी में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जब आप खता पीर पंचाल से निकल कर चनाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं तो वसी पैमाने पर हमारे पास रकूमात जो खर्च होते हैं वो अर्बनाइजेशन या अर्बन फॉरेस्ट्री के बाद जो रेगुलर फॉरेस्ट्री हमारे पास है उस पर खर्च होता है। लेकिन बेदखली की मुहिम के बाद
जम्मू कश्मीर में मुझे याद है, आज खुद मैंने मुशाहिदा किया, कई कवरेजेस पे भी किए, कई दौरों पे भी गए। हमने देखा कि पुलवामा में, शोपियान में और उसके बाद बांडीपोरा में कई इलाकों में जो है जमीनात को हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन 4000 कनाल अराजी, ये जो फॉरेस्ट लैंड है, इसको शुरुआत तो की गई लेकिन इसके हासिल नहीं किए जा सके जो मकासद से। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ऑल इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर मेरे साथ जुड़े हैं। अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अराजी है, ये जो वापस लेने का सिलसिला हमारे पास शुरू भी किया गया था किसी वक्त में, मुझे याद है कि किसी हद तक नाराजगी भी, कुछ लोग सेकपा हुए थे फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री कमिश्नर के साथ भी, लेकिन उसके बाद ये मामला फिर रफा दफा हुए। जो सरकारी अराजी, खुसूसन जंगलात की अराजी जो है, इसको हड़प करने का सिलसिला जो है वो अभी रुका नहीं, और इसके लिए कोई हिकमत अमली क्या सरकार के पास है, कोई नहीं? देखिए, अगर आप लेटेस्ट एदाद शुमार देखेंगे जो हक रायदही कानून के तहत महकमा फॉरेस्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, तो 2-3 चीजें काफी क्लियर है उसमें। एक ये कि फॉरेस्ट के रकबे पर कब्जा आज भी है, और ये क्लियर कट उन्होंने कर दिया है कि चाहे वो श्रीनगर डिवीजन हो, अवंतीपोरा हो, नॉर्थ हो, तो हर जगह पर कब्जा आज भी, और हजारों कनाल जमीन पर नाजायज कब्जा, ये डिपार्टमेंट खुद मानता है। फिर डिपार्टमेंट खुद इस बात को भी मान रहा है कि खत किताबत का सिलसिला जारी है, यानी हम जी इवैक्यूएशन नोटिस भी भेज रहे हैं, और कुछ मकामात पर कुछ कामयाबियां भी मिली है। जहां हजारों कनाल जमीन कब्जे में है, नाजायज कब्जे में है, तो वहां कुछ 100-125 कनाल जमीन को भी वापस कोई ऐसे लूप्स है, दूसरा वो। तो कुल मिलाकर अगर आज के दिन में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखेगा कि खत किताबत का सिलसिला चल रहा है, और जो एक मुहिम छेड़नी चाहिए थी इसको रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि ये कौमी असासा है, और इस असासे को जिस तरीके से नुकसान पड़ रहा है उसके असरात आज हमारे माहौलियात पर साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके का माहौलियाती तब्दील हो रहा है, और किस तरीके से हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में उससे निपट रहे हैं। और यही वजह है कि जो वो फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात की वजाहत भी पहले भी कर दी थी कि इस असासे को बचाया जाए, और अर्बनाइजेशन जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से जंगलात को कटाकर वहां पर कंक्रीटों के महल बनाए जा रहे हैं, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो आबो हवा है, जिसको देखने के लिए, जिसको महसूस करने के लिए दुनिया भर के सयाह आते हैं, वो यहाँ का रुख बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हजारों कनाल जमीन। क्या हम माने कि आने वाले वक्त में जो फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट की जो जमीनात है, एक हमारे पास जब आप कंपार्टमेंट की बात करते हैं, जब मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, हमने बेदरे कटाव भी देखा, इस सब सोने की लूट खसुट भी देखी। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बहुत ज्यादा अमीर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां जो है ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आसपास में की, हालांकि उसके तकरीर का मतन कुछ और था। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में देखें कि जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस और बाकी इलाकों में जिन आपने बड़े कंक्रीट तामीरात की आपने बात की, क्या वक्त आ चुका है कि अब ये जो तामीरात बनी हुई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनात में, इस पे अब कार्रवाई होगी? देखिए तजमुल साहब, आपको याद होगा कि जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक बार हरकत में आई थी, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, तो बिल्डोजर मुहिम शुरू की गई थी, और उस बिल्डोजर मुहिम का नतीजा हमारे सामने था कि सोसाइटी के अंदर इसके पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे और सरकार के मुंह की हिमायत हो रही थी, ये हमारे सामने। और फिर जब फॉरेस्ट राइट्स को लेकर हंगामे शुरू हुए, उसमें भी सरकार ने जिस तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को निफाज अमल में लाया और नाजायज कब्जे को छुड़ाया, तो उस वक्त थोड़ा सा रेजिमेंट जरूर हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे तो आवाम ने उसका साथ दिया था। लेकिन खुद ही सरकार ने इस मुहिम को ठंडा किया है। अब ये ठंडा क्यों हुआ है, क्या वजूहत है, वो सरकार ज्यादा बेहतर जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। लेकिन आज के दिन में जब आप और मैं बात कर रहा हूँ, मुझे दूर दूर तक भी कोई कंप्रहेंसिव प्लान सामने नजर नहीं आ रहा है। न हमारे जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई कंप्रहेंसिव प्लान है जहां पर रिट्रीव किया जाएगा जी इस हजारों कनाल जमीन को कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। अगरचे ऑनरेबल कोर्ट की भी कई बार इस तरीके की डायरेक्शंस थी कि ये जो नाजायज कब्जे हैं इनको हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी तक कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट या प्लान नहीं है जिसको वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक गौहर साहब जम्मू से हमारे साथ थे, बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एमएम शुजा साहब की तरफ से जो आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सहारा लेते हुए, और मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, 373 हेक्टर के करीब जो फॉरेस्ट लैंड है
वो सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दी है, जहां पर जो तामीरात होनी है या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, अगर कोई इदारा कायम करना है उसके लिए ज़मीन दी गई। इसके अलावा डॉक्यूमेंट ये भी बताता है कि तकरीबन 74.55 हेक्टेयर ज़मीन वो मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात थी या कब्ज़ा था, एक लंबी फहरिस्त इंतज़ामिया के पास होगी, लेकिन उनमें से इतना काम अभी तक हो पाया है जो फिगर्स आपके सामने रखे हैं। अवंतीपुरा डिवीज़न के अंदर भी जहाँ पर 133 हेक्टेयर्स के करीब डिमार्केशन का सिलसिला भी हुकूमत बता रही है कि हमने करना शुरू किया है, लेकिन वो जो कार्रवाई चली थी मुख्तलिफ मकामात पर और उसके बाद अचानक से, जो इशफाक साहब भी बता रहे थे कि बीच में न जाने क्या वजूहात रहीं कि अचानक से कार्रवाई रोक दी गई। उस कार्रवाई का एक हिस्सा हमने जम्मू के अंदर देखा, ज़्यादातर इलाकों में कश्मीर में, और कई नामवर शख्सियात भी थी जिनके नाम की ज़मीन अलग अलग जगहों पर हुकूमत ने कहा कि हमने रिट्रीव की या फिर उनके कब्जे से छुड़ाई है। बहरहाल कार्रवाई उससे आगे नहीं बढ़ी। आज हुकूमत खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कह रही है, आरटीआई के जवाब में जो MM शुजा की तरफ से दायर की गई थी, कि मुख्तलिफ डिवीज़न्स हैं जहां पर आज के वक्त में भी 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा ये वो ज़मीन है जो फॉरेस्ट लैंड कहलाती है। स्ट्रीट लैंड का इस पर टैग नहीं है, फॉरेस्ट लैंड कहलाती है। वही फॉरेस्ट लैंड उन एरियाज़ के जहां पर माहौलियात पर दर्जनों रिपोर्ट्स आपके सामने पढ़कर हमने सुनाई है कि कैसे तबाहकारियां जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में ज़्यादा हुई हैं, वो भी इसी वजह से जिस पर रिपोर्ट आज आपके सामने रखी है। मामलात कुछ और भी हैं, बात सारिफीन की भी होगी, और जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से भी मुश्किलात पिछले 72 घंटों में काफ़ी ज़्यादा आई हैं। एक वक्त लिया गया था कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद क्यों नहीं हो सकी, और रात देर गए एक अपडेट भी बैंक हुकाम की तरफ से आया। बैंक हुकाम ने मजीद क्या कुछ कहा और सार्फिन को क्या करना होगा, ये सारी तफसीलात ब्रेक के उस पार सैयद तजम्मुल साहब आपको बताएंगे, क्योंकि बैंक सार्फिन बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े हैं, लाखों की तादाद में है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे। मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही थी पेमेंट ट्रांसफ़र करने में, बैलेंस चेक करने में, या फिर अगर कहीं से पैसा आ रहा हो तो वो भी पता लगाने में, उनको एक मैसेज हासिल करने में या फिर पता करने में बहुत मुश्किलात आ रही थी। ये सारी डिटेल्स ब्रेक के उस पार, और साथ ही साथ बात कुछ सरकारी इदारों की भी करेंगे। लेकिन तलबा क्यों परेशान है, क्यों मुस्तकबिल दांव पर है, एक रिपोर्ट आपके सामने ब्रेक के उस पार।